चक्रवृद्धि ब्याज से। बड़ा भारी लगता है सर, मुझसे बनता नहीं है, एकदम सेकंड में बनेगा। ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं मैं। तो लड़के ने प्रपोज किया कि हाँ ये हाँ करेगी, क्या सोचते हुए कि हाँ ये शायद हाँ करेगी, भले ही आगे कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी हो सकता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसका टॉपिक है ऐसे करो तैयारी नौकरी होकर रहे तुम्हारी। आप सभी को पता है कि एलपी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें पोस्ट की संख्या है 5696 यानी कि 5696, और ये सीट की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए एक भरपूर शानदार स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए जिसके तहत आप इस नौकरी को पा सकेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन पे हमें अच्छे से काम करना है। इसके अलावा मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा, आज के सेशन में बताऊंगा कि किन किन चुनिंदा 25 ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट टाइम भी जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो उसमें ये सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आज के सेशन में होने वाला है 25 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एएलपी के लिए एकदम जबरदस्त और अति आवश्यक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पहला टॉपिक है 25 छात्रों की एक कक्षा की आयु का औसत 16 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? मैं बताऊं कि ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, और लेकिन नया क्या है? तो नया है इसको बनाने का तरीका। आप जिस तरह से औसत में बनाते हैं हम लोग बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे। अगर उस तरह से हम सवाल बनाने लगेंगे तो कहां हम लोग एएलपी निकाल पाएंगे, वहां तो टाइम की बहुत कमी है। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, और ज्यादातर प्रश्न कैलकुलेटिव होते हैं। और ये सब जो है, ये सब तो ऑक्सीजन है, एकदम चंद सेकंड के क्वेश्चन है, तुरंत इसे त्वरित गति से बनाया जा सकता है। तो क्यों हम भी समय को वेस्ट करें? चलिए शुरू करते हैं और देखिए कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखो क्या होता है, कुछ छात्रों का औसत आयु दिया रहेगा, आपने बस औसत आयु को लिख लेना है। फिर क्या करना है भाई, एक प्लस का यहां पे साइन लगाना है, एक ब्रैकेट बनाइए, और देखिए कि एक शिक्षक को शामिल करने से कितने लोग हो गए। तो पहले थे 35 और एक शिक्षक आ गया तो अब हो गया 36 इनटू जितने वर्ष की औसत में वृद्धि हुई है। अब औसत में वृद्धि क्या हुई है भाई? तो 6 माह यानी कि आधे वर्ष की वृद्धि हुई है। बस इससे मल्टीप्लाई करना है और ये आ गया आपके शिक्षक का आयु। कितना है ये? दूसरे से थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, 18 16 18 34, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3, और हमारा आंसर हो गया 34 वर्ष। बस इतना ही करना होता है और इतना ही करना है। आगे सभी टॉपिक का धुआं उड़ा देंगे हम लोग। बस आप ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके फटाफट टॉपिक लाऊंगा, बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। बड़ा भारी लगता है सर, मुझसे बनता नहीं है, एकदम सेकंड में बनेगा। देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर पर 4 वर्षों में 8,000 रुपए हो जाता है, जबकि 8 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाता है। वह निश्चित धन क्या है? अब इसमें खास बात क्या है, आप देखें तो जहां एक बार 4 वर्ष की बात करा है, वहीं दूसरी बार उसने 8 वर्ष की बात किया। इंपॉर्टेंट यह है कि दुगने समय का बात कर रहा है। जब भी दुगने समय का मिश्रधन दिया हो, कुछ नहीं करना है। जो पहला वाला मिश्रधन है इसको भैया आपने करना है स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर करना है। और जो सेकंड वाला मिश्रधन है बस उससे डिवाइड कर देना है। लीजिए तैयार है आपका वो प्यारा मूलधन। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 80 80 64, और ये डबल जीरो 6400 रुपया, यानी कि ऑप्शन 2 आपका आंसर। खत्म। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज को भी एकदम उड़ा देंगे। एक एक 2-2 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो 5-10 सेकंड लग रहा है, आप करेंगे तो सेकंड में उड़ाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ खत्म करेंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं मैं, और इसी तरह से पढ़ाई आपकी होगी, क्योंकि अब आपके लिए कुछ खास है नए बैच में। नए बैच में पूरी तरह से जो पढ़ाई होने वाली है वो इसी प्रकार से बिल्कुल फास्ट होने वाली है। लीजिए, चूंकि आपका पूरा तैयारी होना है एलपी के लिए, तो रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे। तो मैंने टॉपिक में अपने रीजनिंग के भी प्रश्न रखे हैं, यहां पे देखेंगे। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार से संबंधित है। ब्लड रिलेशन में भी कई टाइप हैं। उनमें से एक टाइप होता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, या एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। इन सवालों को कुछ सेकंड में, 5 सेकंड भी लगा दिया तो बर्बाद कर दिया आपने क्वेश्चन को। कैसे बनाए इसको, ये जरा समझिए। देखिए, हमेशा स्टेटमेंट में कुछ होगा, 2-3 वर्ड के बाद होगा मेरा मेरी। मेरा मेरी से अलग करो सेंटेंस को। मेरे
पिताजी का इकलौता पुत्र। अब मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं महेश हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, यानी मैं हूं। यानी कि यहां पे सेंटेंस जो है उसको शॉर्ट करिए आप। वहां लिखा हुआ है उसके पिताजी, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, यानी कि मैं हूं। थोड़ा सा इसमें से करेक्शन देखिए कि उसका पिताजी मैं हूं, उसका पिताजी मैं हूं। महेश कह रहा है कमला के बारे में कि उसका पिताजी मैं हूं, और सवाल पूछ रहा है बताइए महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? अरे महेश पिता है उसका यार। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? एकदम बढ़िया मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इस टाइप को जो तस्वीर वाला क्वेश्चन होता है इसको कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? बनाना इस प्रकार से है कि जो स्टेटमेंट है उसको बस शॉर्ट कर दो, खत्म किया ना मैंने। मेरा मेरी से लाइन को अलग करो, उस पूरे यहां से जब सेंटेंस शुरू होता है इस पूरे रिलेशन को इतना बड़ा फैला दिया है, जबकि उसका एकमात्र छोटा सा कोई रिलेशन होता है, उसको तुरंत मन में समझिए और रख दीजिए, क्वेश्चन बन गया। आई बात समझ में? नए टॉपिक की ओर चलते हैं भाई। 3 टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर टॉपिक। अब यहां पे देखिए चौथा नंबर टॉपिक जो है वो पूर्व धारणा से रिलेटेड है। पूर्व धारणा पिछले वैकेंसी में इतना ज्यादा इसका हवा हो गया था, इतने ज्यादा प्रश्न आ रहे थे, 3-3 4-4 प्रश्न आ रहे थे, और लड़के उसे करते कैसे हैं? वो करते हैं कथन निष्कर्ष के जैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्व धारणा बिल्कुल ही अलग चीज होती है। पूर्व धारणा देखिए एक यहां पे कथन होगा जैसे लिखा है वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर यहां पे निष्कर्ष नहीं है, पूर्व धारणा है, अजम्पशन की बात हो रही है। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, इससे अब इसका निष्कर्ष नहीं निकालना है, पूर्व धारणा पहले घटित होती है। पूर्व धारणा क्या मन में आया कि यह कथन बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज यहां पर आप देखें कि ये जो पूर्व धारणा है होता क्या है, मैंने आप ही लोग से रिलेटेड, आप लोग के एज के अकॉर्डिंग ही मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। एक लड़का अगर एक लड़की को सपोज प्रपोज कर रहा है तो क्यों प्रपोज करता है? प्रपोज करने के पहले उसके दिमाग में क्या आया होगा? पूर्व धारणा क्या रही होगी कि अगर मैं इन्हें प्रपोज करूंगा तो ये हां कहेंगी। अगर पहले ही से मन में हो कि ना कहेंगी तो कोई प्रपोज क्यों करेगा? तो जो पहले से जो माइंड में आता है ना, जो हमारा मन में धारण हुआ कि ऐसा होगा, उसके बाद हम कुछ बोलते हैं, वही पहले जो धारण किया वही पूर्व धारणा होता है। तो लड़के ने प्रपोज किया कि हां ये हां करेगी, क्या सोचते हुए कि हां ये शायद हां करेगी, लेकिन तो यहां पे जो हां करेगी यही आपका पूर्व धारणा है। भले ही आगे कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी हो सकता है, हां भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, इट्स फनी। हाँ, लेकिन चलिए कुल मिलाकर है कि भाई पूर्व धारणा को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं समझाता हूं। थोड़ा सा पढ़ाई में हंसी मजाक भी जरूरी है। पूर्व धारणा कहता है, इसने कहा जितने की बात करें उसी के अंदर पूर्व धारणा आपका सन्निहित होना चाहिए। ये कहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यहां पूर्व धारणा है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कहीं भी इसके आधार पर यह कहा गया है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कही गई है, बिल्कुल ही गलत अजम्पशन है ना। यहां पे बात कही गई है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे रिलेटेड ही अजम्पशन होना चाहिए। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं होगी। अब एक बात मैं बता दूं, किसी तरह का चेतावनी हो, किसी तरह का विज्ञापन हो, किसी तरह का अध्यादेश हो, तो ये सिर्फ इसलिए होता है, पूर्व धारणा उसके पीछे ये होती है कि लोग इसका पालन करेंगे, लोग पे इसका प्रभाव होगा। तो ये जो कह रहा है कि इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत कह रहा है। तो यहां पे दोनों जो पूर्व धारणा है वो आपकी गलत हो जाएगी। अब पहला गलत होगा तो कौन सा ऑप्शन करना है, दूसरा गलत होगा कौन सा ऑप्शन करना है, दोनों गलत होंगे कौन सा ऑप्शन करना है, दोनों सही होंगे कौन सा ऑप्शन करना है, ये आपके प्रश्न में आता है, लिखा रहेगा निर्देश में, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अटेंड करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे देखें, एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 35% का लाभ कमाता है, यदि वह छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि कुछ प्रतिशत का छूट देकर भी कुछ प्रतिशत का लाभ होता है, छूट नहीं देगा तो कुल कितने प्रतिशत का हानि होगा, तो इसको शॉर्टेड मेथड से हम लोग बनाएंगे। वो शॉर्टेस्ट मेथड क्या है जरा समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी है कि देखो भाई छूट दिया 10% का, तो इस छूट देने के बाद जो बचा 10% छूट दिया तो क्या बचा 90। ये 90 आप मान ले कि कॉस्ट प्राइस होगा, और उससे बेचने से हुआ क्या तो 35% का लाभ हुआ, यानी 35% एक्स्ट्रा, यानी कि 135। ये उसका मार्क प्राइस आप समझ लें, बस खेल खत्म कि भैया इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो मार्क प्राइस है 135। बोलता है छूट नहीं देगा, अरे छूट नहीं देगा तो 135 में बेचेगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखो 90 का वस्तु अगर
135 में बेचोगे तो 45 रुपए का लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस चूंकि 90 है तो तुरंत हम इसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज यहां पे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा 90 है तो देखिए 2 टाइम्स 2 से इसे काट दिया 50 टाइम्स, यानी कि 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऐसा नहीं समझना कि कुछ और भी उत्तर आ सकता है, आप किसी भी मेथड से करेंगे पहुंचेंगे यहां। तो करना क्या है, डिस्काउंट के बाद जो बच गया वो आपका सीपी, और जितने में बेचा, ज्यादा में बेचा 35% का लाभ हुआ तो 135 50% का लाभ होता, तो हम यहां पे 150 लिखते, 10% का लाभ हो रहा होता 110 लिखते। अगर मन में ये आ रहा है कि सर अगर उसे हानि हो रही होती 5% का तो भैया यहां 95 लिख लेना, इतना गहराई में कोई समझाएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी छूट ना देने पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखेंगे एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए कुछ दिन का भोजन उपलब्ध था। 8 दिन बाद 1/5 सैनिक छावनी से चले गए, जिससे शेष बचा भोजन उतने दिन और चलता है जितने दिन का आरंभ में भोजन था। आरंभ में कितने दिनों का भोजन उपलब्ध था? सैनिक वाले प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में। इस प्रश्न में क्या करना है, जब भी कुछ दिन बाद सैनिकों का एक हिस्सा चला जाए जिससे बचा हुआ भोजन फिर से उतने दिन के लिए उपलब्ध हो जाए जितना आरंभ में था, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है। कितने दिन बाद सैनिक गए? 8 दिन बाद। आपने लिखना है 8 और गुना कर देना है उसमें कितना भाग गया था सैनिक का वापस, कितना हिस्सा चला गया था, 1/5। इसके रेसिप्रोकल से गुना करेंगे यानी 5/1, यानी 5 से गुना करेंगे, जो भागफल गुणनफल आएगा वो आपका यानी कि 40। पहला नंबर ऑप्शन, 40 दिन का शुरू में भोजन उपलब्ध था। आप इसको वेरीफाई करते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे तो कुछ खास आ गया क्वेश्चन, बड़ा लंबा छोड़ा दिख रहा है। रीजनिंग का प्रश्न है, और मैं बता दूं ये प्रश्न पिछले साल एलपी में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन जब एनटीपीसी का रेलवे का एग्जाम चल रहा था वहां भी आया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको रखा है। अब चलिए इसको समझते हैं। इतना बड़ा प्रश्न लेकिन क्यों आसानी से बनेगा? क्योंकि सही स्ट्रैटेजी से बनाएंगे। मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझिए। देखिए कहता क्या है, 8 व्यक्ति PQRSTUV और W रात्रि भोजन के लिए एक वर्गाकार मेज पर चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठा है और 4 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य स्थान पर बैठा है। इसको अगर समझें तो चलिए एक टेबल बना देते हैं। ये एक वर्गाकार टेबल है, 4 व्यक्ति इन कॉर्नर्स में बैठे हैं जबकि 4 व्यक्ति इस मध्य स्थान पे, भुजाओं के मध्य स्थान पे भी बैठे हैं। कहता है उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, यानी सबका मुंह वर्ग के केंद्र की ओर है, सब इस तरफ बैठ के खाना खा रहे हैं अंदर की ओर मुख करके। अब यहां से डेटा शुरू होता है, लेकिन जब भी 2 प्रकार का सीट बैठने का हो, कॉर्नर भी हो मध्य हो, तो हमें एक ऐसे डेटा से स्टार्ट करना है जिस व्यक्ति के बारे में सर्टेन पता हो कि वो कॉर्नर पे बैठा है या मिड पोजीशन पे बैठा है। अदरवाइज जब भी बंद घेरा वाला बैठकी होती है तो उसमें आसानी से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां पे 2 तरह की बैठकी है, इसलिए प्रश्न कैसे बनाएंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे। एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन कहां, कॉर्नर पे या मध्य में, ये नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन ये भी कहां बैठा है, कॉर्नर या बीच में, नहीं पता है। टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पे बैठा है। अब आई बात, टी किसी भुजा के मध्य स्थान पे बैठा है, कहीं भी आप बैठा सकते हैं। चलिए मैं यहां बिठा देता हूं, टी किसी भुजा के मध्य स्थान पे बैठा है। अब टी से रिलेटेड इसमें कोई जानकारी था, यहां था यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू जो है ना टी के बाईं ओर, यानी कि यहां पे बैठा है यू, और यू से एस कनेक्ट होने लगा। एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी एस कहां बैठेगा, यहां देखो बाईं ओर कह रहा है ना, और केंद्र की ओर मुंह है। अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा है कि कैसे हो रहा है, तो बाईं ओर बोले तो क्लॉकवाइज लिखते जाना, और अगर दाईं ओर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाना, बैठ जाएगा जब केंद्र की ओर मुख हो, ठीक है। यहां पर देखते हैं आगे, आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, दाईं ओर। आर जो है यू के दाईं ओर, तो यू के दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3। आर जो है ना वो यहां पे बैठा है, ठीक है। पी, वी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखो दोनों के ठीक बगल में बैठने का मतलब है, 2 लोगों के ठीक बगल में बैठने का मतलब है कि बीच में बैठना पड़ेगा आपको। तो जो यहां पे पी है वो वी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो पी को बैठाने के लिए हमें यहां पे V और R बनाना पड़ेगा। R एक साइड है, दूसरे साइड हमने V बना दिया, क्योंकि यहां पे V के लिए जगह इस तरफ नहीं था, इसलिए हमने P को यहां नहीं बिठाया, यहां बिठाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बगल में बैठा है। W T के ठीक बगल में नहीं है। अब W के लिए यहां स्थान खाली होता है, उसने बोल दिया कि T के बगल में नहीं बैठना है, यानी W कहां बैठेगा, यहां बैठेगा।
तो अब आखिरी जो बंदा बच गया वो यहां बैठेगा, देख लेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा बचा है, और देखने की आवश्यकता नहीं है, सवाल उसी के ऊपर होता है अक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि यहां पे क्यू नाम अभी आना बाकी है, तो मैंने क्यू बिठा दिया। आप इसमें भी टाइम वेस्ट ना करें, सवाल पूछेगा अगर इस व्यक्ति के बारे में तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में वो मिल जाएगा आपको। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्यू चूंकि बचा था मैंने बिठा दिया। अब देखते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा एक कोने पर बैठा है। ऑप्शन है वी आर क्यू एस। तो वी तो बीच में बैठा है, नहीं हो पाएगा। आर भी बीच में बैठा है, क्यू कॉर्नर पे बैठा है, तो यहां पे क्यू जो है आपका सही हो जाएगा, जबकि एस जो है वो भी मिड पोजीशन पे बैठा है। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से बन गया। इसमें थोड़ा सा चूंकि क्वेश्चन लंबा है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आप तब बिठाना शुरू करें जब एक परफेक्ट डाटा मिले कि कोई व्यक्ति कहां, मध्य स्थान पे है या कॉर्नर वाले स्थान पे बैठा है। स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, ओहो कमाल का ये टॉपिक है। देखो मैं देख रहा हूं कि लगातार बच्चों को गुणनखंड जैसी चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है। यहां पे कुछ व्यंजक दिया रहता है, समीकरण पड़ा है, और उसका वो गुणनखंड निकालने में बड़े असमर्थ हो जाते हैं। मैं आपको आज ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि जिससे गुणनखंड बनाने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वतः बनने वाला है। ठीक है, तो वो क्या टेक्निक है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे आप देखें, ये आपका सपोज ए है, इसका कोफिशिएंट ए होता है, इसका कोफिशिएंट बी है, ये सी है। ठीक है, इस केस में हमें देखना है कि बी का चिन्ह क्या है, इसी पे हमारा टेक्निक है। सपोज कि बी का चिन्ह अगर पॉजिटिव है, देखो हमारा एक ट्रिक है, बी का चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, बी तथा सी का साइन बदलेंगे। ठीक है, और यदि बी का साइन नेगेटिव है तो सिर्फ बी का साइन बदलेंगे। अब ये क्या बोल रहे हो सर? अरे बता रहा हूं क्या करेंगे। देखो होता क्या है कि जब मान लो मैंने 4 गुणनखंड लिखे हैं और एकदम 2-2 सेकंड में ये बनता है। कैसे बनता है अगर मैं बताऊं कि ये बनाना है तो तुम क्या करते हो? तुम करते हो, लिखते हो x² माइनस 26x माइनस 120 बराबर 0। अगली रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है कि इस 26x को कौन से 2 भाग में अलग करें कि उनको आपस में गुना करने पर AC के बराबर आए, या यूं कहूं तो C के बराबर आए। फिर आप इसको तोड़ते हो। तोड़ने के दौरान आप क्या करते हो कि भाई हाँ 26 है तो 30 और 4 का गुना करके बनता है 120, और 30 और 4 का डिफरेंस होता है 26। फिर आप लिखते हैं x² माइनस 30x प्लस 4x, ताकि ये 26x मेंटेन रहे, माइनस 120 बराबर 0। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मैं बस दिखा रहा हूं कि होता क्या है। x माइनस 30 करते हो, मैं तो इतना फास्ट कर रहा हूं, आपको शायद और ज्यादा टाइम लग रहा हो। ठीक है, बराबर 0। अब आप करते क्या हो कि भाई दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 30, तो x प्लस 4 इस तरफ और x माइनस 30 दूसरे खाने में बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये तो मैं भी कर लेता हूं। अब क्या होता है 1 माइनस 30 उधर भेजते हैं तो x प्लस 4 बराबर 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 4, पहला आंसर। दूसरा क्या, अगर x प्लस 4 को उस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलता है x माइनस 30 बराबर 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 30। ये 2 आंसर आपके आते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका मतलब उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब जो मैं कर रहा हूं उसको ठीक से समझो। चलो शुरू करते हैं। देखो करना क्या है, आपका एक्सप्रेशन है x² माइनस 26x माइनस 120 बराबर 0। अब यहां पे b का साइन क्या है, आप बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव है तो सिर्फ b का चिन्ह बदल दो, c का चिन्ह एज इट इज रहने दो, और अब 2 ऐसे नंबर जोड़ो। देखो यहां पे क्या है, माइनस। 2 ऐसे नंबर आप इकट्ठा करो जिनका अंतर माइनस है, तो अंतर 26 आता हो और गुना करने पे 120 आता हो। पिछली बार भी आपने करना पड़ा था ना ये, तो वो नंबर्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर 30 और 4 को अंतर जो है वो 26 है और गुना करने पे 120 आता है। मैंने बोला जो बड़ा नंबर है उसको यहां लिखो, जो छोटा नंबर है उसको यहां लिखो। तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है। अभी तो तुम स्टार्ट ही करने वाले थे गुणनखंड, देखो माइनस 4 भी आ गया तुम्हारा, प्लस 30 भी आ गया ना। बस इतना ही करना है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल समझा देता हूं थोड़ा सा, उसके लिए मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करते हैं। समझना है x² माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। मैंने कहा कि b का चिन्ह
साइन क्या है माइनस, तो इसको बस बदल दो। जब b का साइन माइनस रहे तो बस b का साइन बदलना है, c का जो है वैसे ही रहने देना है। और चूंकि यहां प्लस लगा है तो दो ऐसे नंबर होंगे जिनको जोड़ने पे 17 आता होगा और गुना करने पे 60 आता होगा। कौन से वो दो नंबर है? आप कहेंगे सर 12 और 5, जोड़ने पे 17 गुना करने पे 60। बिल्कुल, बड़ा वाला नंबर यहां लिखो, छोटा वाला नंबर यहां लिखो, उड़ गया, खत्म है, हो गया गुणनखंड। यानी कि +12 +5। आप इसको अपने बेसिक से करके देखना, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे लॉजिक को समझकर ये बनाया गया है मेरे भाई, है ना, समझ के बनाया गया है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। देखो इतना ही फटाफट, y² + 10y -24 बराबर 0। अब यहां पे देखो, यहां प्लस आया है, तो मैंने क्या बोला था, जब b का साइन प्लस हो तब क्या करना है, तब दोनों के साइन बदल देना। क्या करना, यहां पे लिखना माइनस, प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो इसको लिख देना प्लस। अब यहां माइनस का मतलब क्या है, दो ऐसे नंबर आपको ढूंढने जिनका डिफरेंस आता हो 10 और गुना करने पे आता हो 24। तो वो क्या हो सकता है, 12 और 2, 12 और 2 का डिफरेंस होता है 10 और मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। तो बड़ा वाला नंबर यहां लिखेंगे और छोटा वाला नंबर जो है वो यहां लिख देंगे। तो -12 + 2, ये दोनों आपके गुणनखंड के उत्तर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये चौथे वाले प्रश्न का क्या x की वो वैल्यूज होंगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूं, यहां पे कुछ ज्यादा करना नहीं है भाई, यहां भी प्लस है, b पे प्लस है ना, तो b का भी साइन बदल दे भाई, c का भी साइन बदल दो। और प्लस बताता है कोई ऐसे दो नंबर को जोड़ के 13 आ रहा होगा जिनका गुणनफल होता है 36। आप बोलेंगे 9 चौको 36, तो बड़ा वाला नंबर यहां लिख दे भाई और छोटा वाला नंबर यहां लिख दे, हो गया धुआं धुआं, खत्म, बन गया गुणनखंड। कुछ बनाने जैसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस शानदार टेक्निक का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट चीजें देखते हैं, इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा और फिर धन्यवाद करिएगा। ध्यान रखिएगा यहां इस सब पे a का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, काम बहुत आएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करो। टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 कहता है एक व्यक्ति अपने चाल का 4/3 गुना, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कैसे कुछ सेकंड में बनता है ये मैं आपको बताता हूं। 4/3 गुना चाल से चलकर किसी दूरी को पूरा करने में 2 घंटे का कम समय लगता है। यदि वह वास्तविक चाल से अपनी यात्रा तय करता तो उसकी यात्रा का वास्तविक समय क्या होता, मतलब वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, चाल को बढ़ाने से क्या हुआ, 2 घंटे का कम समय लगा। समय का अंतर, जितना पहले लगना था और जितना अभी लगा है, अंतर है 2 घंटे। आपको क्या करना है, लिखना है ये 2 और ये जो नंबर है 4/3, 4 तो लिखना है लेकिन डिनोमिनेटर में 4 और 3 का डिफरेंस लिखना है। जो भी आ गया वो आपका आंसर है, जो भी आ गया वही आपका आंसर है। क्या किया मैंने कि जितने घंटे का कम समय लगा हो, वहीं पे सवाल ऐसा भी होता कि 3/4 गुना से जाता तो कुछ घंटे ज्यादा समय लगते। भैया कम या ज्यादा लगा हुआ समय लिखिए, न्यूमरेटर सेम टू सेम, यानी कि जो अंश है उसको सेम टू सेम लिखिए और हर की जगह पे अंश और हर का डिफरेंस लिख दीजिए और गुना कर दीजिएगा। आपका उत्तर आ जाएगा कि उसका वास्तविक समय क्या होने वाला था। इतना शानदार शानदार कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है यूनिट प्लेस क्या है, और यूनिट प्लेस के बनाना मतलब एकदम बच्चों का खेल है, साधारण सी बात है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, इंटू इंटू यहाँ पे प्लस दे दिया है, अच्छा ये खास बात है ना, इंटू इंटू प्लस दे दिया है। तो पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको, अगर कई तरह के साइन हो, इंटू भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, बोर्ड मास को फॉलो करते हुए हम लोग यूनिट से खेलेंगे। कैसे, ये 6, ये 2 और ये 7 का गुना करिए, 6 दूना 12, 12 का 1 छोड़ दिए, सिर्फ यूनिट पे रहिए। 2 का गुना करिए 7 से, कितना आएगा 14, यानी कि 4। इनका पूरा गुना करने पे यूनिट पे आएगा 4, और अब प्लस का काम करेंगे, यानी 4 4 होता है 8, यूनिट पे आएगा 8 और इकाई संख्या का मान होगा 8। ठीक है, प्लस है तो पहले गुना वाला काम करेंगे तब ना प्लस का काम करेंगे। बोर्ड मास को फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे। स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक 11 कहता है 5 भाइयों की आयु में क्रमागत 2 वर्षों का अंतर है। यदि इनकी आयु का औसत 17 वर्ष है तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। सबसे बड़े भाई की आयु के लिए देखें, औसत है 17, ठीक है, 5 भाई हैं और क्रमागत समान अंतर हो तो ये बीच वाला भाई होगा, अगर 5 है तो ये तीसरा होगा। ठीक है, 2 भाई इससे बड़े होंगे, 2 भाई छोटे होंगे। अब इससे बड़ा जो होगा, ठीक बड़ा, वो 2 वर्ष ज्यादा यानी 19 होगा, और 2 वर्ष वाला यानी कि सबसे बड़ा वाला 21 वर्ष का होगा। वहीं पीछे में भी अगर आप जानना चाहें 2 वर्ष कम करें तो ये
15 और ये 13, सबसे छोटा 13, सबसे बड़ा 21, यानी ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। जब क्रमागत समान अंतर हो, बीच वाला नंबर लिखे, कुछ भाई आगे उतने ही भाई पीछे होते हैं और आसानी से बन जाएंगे। बेस्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 12। टॉपिक 12 में देखें, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब तरह तरह का इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको बड़ा ही रोचक तथ्य इसमें बताने वाला हूं। होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी अगर इसकी वैल्यू जो होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी और आंसर आपका हो जाएगा 2। बोलेंगे ऐसे कैसे मान ले सर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर लिखा हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब जरा सा समझें कि सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा हम जोड़ें, अगर इन दोनों को प्लस लिखा है तो नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इनका एलसीएम हो गया और नतीजा होगा कि जब इससे भाग देंगे तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहां पे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नॉर्मल जोड़ की तरह आप इसे जोड़े। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखें, वो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखें, इसको जब मैंने प्रूव किया तो यहां से लेकर यहां तक आया, फाइनली सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। शानदार से शानदार कंसेप्ट, कोई ज्यादा फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और सबसे इंपॉर्टेंट है जानकारी। ट्रिग्नोमेट्री को किस प्रकार से ट्रिकी ढंग से करते हैं, अगर वो सीखना है तो जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ हमारे नए एएलपी बैच में, जो कि है सफलता बैच। सफलता बैच जिसका कि पहला क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है 22 जनवरी से, यानी कि श्री राम लल्ला के मूर्ति प्रतिस्थापन के ठीक बाद उसी दिन शाम से हमारा पहला क्लास होगा, ताकि राम लल्ला सब कुछ अच्छा अच्छा करे। जुड़िए हमारे सफलता बैच में, जिसकी फी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। फीस इसकी होने वाली है, ओरिजिनल प्राइस 1499 है, 1499, लेकिन अभी कुछ दिनों तक यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक ये मात्र 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स में पूरी तरह से सीबीटी 1 का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, इन सारी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। आपका कंप्लीट सीबीटी 1 का तैयारी मात्र 999 रुपए में कराया जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड सॉल्व पीडीएफ एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 4 महीने की होगी, जबकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, यानी 1 साल तक आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मैं पार्ट 2 में बाकी के टॉपिक्स लेकर 12 महीने यहां करवाए, बाकी के शेष आधा को मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।